मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आपका अपना YouTube चैनल दक्ष स्टडी परिवार में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती 2024 मित्रों आपके जीवन के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। मित्रों, इसमें लगभग 1,60,000 मित्रों वैकेंसी आने वाला है। अतः प्रतिदिन मित्रों इस चैनल पर रात्रि 8 बजे जो है सो म्यूजिक के क्लास लिए जा रहे हैं। साथियों, प्रतिदिन क्लास को ज्वाइन कीजिए और मित्रों ऑनलाइन कोर्स परचेज करने के लिए मित्रों दोनों में से किसी नंबर के माध्यम से मित्रों आप हमसे कांटेक्ट करें। मित्रों, आपको तत्काल जो है से संपूर्ण कोर्स मित्रों प्रोवाइड करवाया जाएगा और मित्रों भी प्रतिदिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का संग्रह मित्रों चल रहा है। अतः प्रतिदिन आप रात्रि 8 बजे क्लास को जरूर ज्वाइन करें। ठीक है मित्रों, आज का पहला प्रश्न है कि वक्र का अर्थ है। फट से मित्रों बताइए कि वक्र का क्या अर्थ है। ए में आपका सीधा है, बी में उल्टा है, सी में आधा है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों, फट से बताइए कि वक्र का अर्थ क्या है। तो मित्रों बताते चलें कि वक्र का अर्थ जो इसमें से ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर ई हमारा क्या है, सही है। परंतु मित्रों इसकी व्याख्या के माध्यम से आपको हम डील्स कर देंगे। और साथियों, हम प्रतिदिन बार बार बोल रहे हैं कि जब भी आप पढ़ने के लिए बैठिए तो कॉपी और कलम ले करके ही बैठे, ताकि जैसे हम डिटेल्स में बताएं तो उसको आप नोट कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा कि वक्र का अर्थ क्या होता है। गाते बजाते समय जिस स्वर का प्रयोग सीधा न होकर टेढ़ा अर्थात घूमकर हो, गाते बजाते समय जिस स्वर का प्रयोग सीधा न होकर टेढ़ा अर्थात घूमकर हो उसे वक्र स्वर कहते हैं। वक्र का शाब्दिक अर्थ ही होता है टेढ़ा। ना बोलते कि टेढ़ा आदमी का हो, समझे। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई क्या है, सही है। अगले प्रश्न पर साथियों ध्यान दीजिएगा। राग के स्वरों को विलंबित लय में विस्तार करने को क्या कहते हैं। ए में आपका तान है, बी में संवादी है, सी में आलाप है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्र उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों, फट से बताइए कि राग के स्वरों को विलंबित में विस्तार करने को क्या कहते हैं। तो मित्रों 3 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, उसे मित्रों आलाप कहते हैं। क्या कहते हैं, आलाप कहते हैं। मित्रों व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। व्याख्या आपका है कि गायक गीत के पूर्व में आलाप करते हैं। गायक जो है से गीत के पूर्व में आलाप करते हैं, जिससे गीत में पूर्व विस्तार करने से राग स्पष्ट होता है। आलाप में आवश्यकता अनुसार मिंड, गमक, खटका, मूर्खी आदि का प्रयोग होता है। ठीक है, आलाप में किसका किसका प्रयोग होता है, ध्यान दीजिएगा। मिंड का, गमक का, खटका का और मूर्खी का। ठीक है, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है पखावज वादक स्वामी पागलदास का पूरा नाम क्या है। पखावज वादक स्वामी पागलदास का पूरा नाम क्या है। ए में आपका हरिदास, बी में रामशंकर दास, सी में है तानसेन, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्र उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि पखावज वादक स्वामी पागलदास का पूरा नाम क्या है। तो मित्रों 4 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा। मतलब बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण है मित्रों, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ तो आप समझ सकते हैं। और मेरा मानना है कि जितने भी मित्रों प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर में पूछा है, सभी के सभी मित्रों ये स्टेट जितने भी बच्चे हमसे तैयारी किए हैं सभी क्वेश्चन पूछा हुआ आया है और इस सभी प्रश्न पढ़ा चुके हैं। तो स्वामी पागलदास का पूरा नाम क्या था, तो रामशंकर दास। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आंसर हमारा क्या है, सही है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि कहारवा ताल, ठीक है, कहारवा ताल में कितनी ताली होती है। अब बताइए कितना बेहद और बेस्ट महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि कहारवा ताल में कितनी ताली होती है। 1, 4, 6, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्र उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि कहारवा ताल में कितनी ताली होती है। तो मित्रों कहारवा ताल में कुल 1 ताली होता है। ऑप्शन नंबर एपल हमारा मित्रों क्या है, सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा। मिंड के लिए पाश्चात्य संगीत में नाम है। मिंड के लिए पाश्चात्य संगीत में नाम है। ए में मित्रों रेस्ट है, बी में असलर है, सी में आपका पांज है और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि मिंड के लिए पाश्चात्य संगीत में
क्या नाम है, मतलब मिंड को जैसे प्रसाद संगीत में और किस नाम से जाना जाता है। तो मित्रों बताते चले कि मिंड को मित्रों असलर बोला जाता है, असलर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मित्रों क्या है, सही है। अगला प्रश्न साथियों, तानपुरा का तुम्बा, तुम्बा होगा, तानपुरा का तुम्बा किससे बना होता है। ए में आपका लकड़ी है, बी में कद्दू है, सी में जायफल है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से शेर की तरह टूट जाइए, कच्चे इसको चबा जाइए, क्योंकि बहुत इजी प्रश्न है और न जाने कि इसको कितने बार बता चुके हैं। ठीक है, तानपुरा का तुम्बा किसका बना होता है। तो मित्रों सबसे पहले आपको हम बताते चले कि तानपुरा में कुल 4 तार होता है। तानपुरा में कितने 4 तार वायर होते हैं, तो 4 वायर होते हैं। और मित्रों तानपुरा जो है वायर के माध्यम से है, तो इसमें कौन सा वाद्य के अंतर्गत आ जाएगा, तो तत्ववाद्य के अंतर्गत मित्रों आ जाएगा। परंतु मेरा प्रश्न है कि तानपुरा का तुम्बा किससे बना होता है, तो मित्रों कद्दू से बना होता है। ऑप्शन नंबर बी साथियों क्या है, सही है। और तानपुरा में कितने तार होते हैं, तो 4 वायर होते हैं। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर खेल कीजिएगा, सप्त अध्यायी किसे कहा जाता है। ठीक है, सप्त अध्यायी किसे कहा जाता है। ए में आपको विदेशी को, बी में संगीत रत्नाकर को, ठीक है, सी में मित्रों नाट्य शास्त्र को, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों फट से बताइए कि सप्त अध्यायी किसे कहा जाता है। तो मित्रों इतना जल्दी आप कमेंट्स में आंसर दीजिए, समझिए कि हवाई जहाज बन जाइए। तो हवाई जहाज बनने से पहले आपको नॉलेज भी जरूरी है कि हवाई जहाज कैसे उड़ी, नहीं। तो सप्त अध्यायी किसे कहा जाता है, तो नाट्य शास्त्र को मित्रों सप्त अध्यायी बोला जाता है। अब आप कमेंट्स में आप हमें बताइए कि सप्त अध्यायी अर्थात डेट मीन्स नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है। क्योंकि कल के ही क्लास में मित्रों हम जिक्र किए थे, कल की क्लास में पूछा हुआ था कि नाट्य शास्त्र की रचना किसने किया। अब आज आपका प्रश्न दे रहा है कि इस सप्त अध्याय किसे कहा जाता है। तो मित्रों नाट्य शास्त्र को कमेंट्स में इसी तरीके से आप लोग आंसर देते रहिए। और मित्रों इस वीडियो को बार बार हम आप लोग को बोल रहे कि अपने स्टेटस पर जरूर लगा दीजिए, अपने स्टडी ग्रुप में मित्रों इसे जरूर शेयर कर दें, ताकि सभी लोग पढ़ सकें और सभी लोग अग्रसर आगे की ओर बढ़ सके। अहोबल द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है, फट से मित्रों बताइए कि अहोबल द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है। ए में आपका संगीत परिजात, बी में है मित्रों संगीत रत्नाकर, डी में आपका नाट्य शास्त्र, सॉरी सी में है नाट्य शास्त्र, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि अहोबल द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है। तो मित्रों 9 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा संगीत परिजात, एप्पल, नहीं। संगीत परिजात के लेखक कौन है, तो अहोबल साहब हैं। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, ताल जिस स्थान से प्रारंभ होती है उसे क्या कहते हैं। बताइए कितना अति महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों, कि ताल, ठीक है, जिस स्थान से प्रारंभ होती है उसे क्या कहते हैं। ए में आपका सम है, बी में ग्रह है, सी में अतीत है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि ताल जिस स्थान से प्रारंभ होता है उसे क्या कहते हैं। तो मित्रों बताते चलें कि 10 नंबर प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए, क्योंकि मित्रों इस प्रश्न का आंसर है सम 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 सम, नहीं, मतलब एप्पल आंसर हमारा क्या है, सही है। हमेशा खुश होकर के पढ़िए और बोल्ड होकर के पढ़िए, गलती होगा तो होगा, ठीक है। कभी भी मानसिकता टेंशन में आकर के क्लास करने की जरूरत नहीं, अल्टर बनिए पढ़ाई के क्षेत्र में, व्यवहार में नहीं, ठीक है। पखावज के कितने वर्ण होते हैं, फट से बताइए, एकदम टूट पड़िए एकदम। पखावज के कितने वर्ण होते हैं। ए में आपका 15 है, बी में 18 है, सी में 16 है, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न का मित्रों कमेंट्स में जरूर से बताइए कि पखावज के कितने वर्ण होते हैं, 15, 18, 16। डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि पखावज के कितने वर्ण होते हैं। तो मित्रों 11 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा पखावज के मित्रों कुल 16 वर्ण होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, सोल्फा स्वर लिपि पद्धति में सा को क्या कहते हैं। फट से मित्रों बताइए कि सोल्फा स्वर लिपि पद्धति में सा को मित्रों क्या कहते हैं। ए में आपका रे है, बी में डो है, सी में मी है,
डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर बताइए कि सोल्फा स्वरलिपि पद्धति में सा को और किस नाम से जानते हैं। तो मित्रों बताते चले कि सा का जो अन्य नाम है मित्रों सोल्फा स्वरलिपि पद्धति में डो, डो, ठीक है, डो, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर क्या है, सही है। और अभी तक यदि आप क्वेश्चन को पेन और कॉपी लेकर के नहीं बैठे हैं, अभी से भी कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए, ठीक है। समझ में, चांद पर जाने से ज्यादा जरूरी है कि चांद के बारे में समझ जाएं, नहीं तो आप ही को समझना पड़ेगा। फिर शुद्ध जातियां कितनी होती है बताइए, इससे भी ये प्रश्न आ सकता है। शुद्ध जातियां कितनी है, ए में आपका 7 है, बी में 12 है, सी में 18 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि शुद्ध जातियां कितनी है। तो मित्रों 13 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा शुद्ध जातियों को कुल संख्या मित्रों 7 है, मतलब ऑप्शन नंबर ए पर हमारा क्या है, सही है, ठीक है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिए और मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर आप कमेंट्स में जरूर डाला कीजिए। बार बार हम बताते हैं कि जब तक आप कमेंट्स में आंसर नहीं डालिएगा तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि मेरा क्षमता क्या है। जाति के अंत में प्रयोग होने वाले स्वर हैं, जाति के अंत में प्रयोग होने वाले स्वर हैं। ए में आपका अंश स्वर है, बी में ग्रह स्वर है, सी में न्यास स्वर है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फिर से बताइए कि जाति के अंत में प्रयोग होने वाले स्वर हैं। तो मित्रों 14 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कहने का मतलब है कि न्यास स्वर, नहीं न्यास स्वर, ठीक है साथियों। अगले प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा कि पंडित श्रीनिवास द्वारा बिना के तार पर मध्य षड्ज की लंबाई क्या होगी। फिर से बताइए कि पंडित श्रीनिवास द्वारा बिना के तार पर मध्य षड्ज की लंबाई क्या होगी। 24 इंच, 18 इंच, 27 इंच, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि 15 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा कि पंडित श्रीनिवास द्वारा बिना के तार पर मध्य षड्ज की लंबाई क्या होगी। तो मित्रों 15 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई आंसर है सही नहीं है, ठीक है। ई नंबर आंसर मित्रों हमारा क्या है, सही है। इस प्रकार साथियों 16 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, ताल किसे कहते हैं बताइए। इससे भी इजी प्रश्न हो सकता है कि ताल किसे कहते हैं, ठीक है। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है स्वर्ण, वर्ण और राग को, बी में श्रुति स्वर व्यवस्था को, सी में मित्रों गायन, वादन और नृत्य की क्रिया नापने को ताल कहते हैं, ठीक है। और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि ताल किसे कहते हैं। तो मित्रों बताते चलें कि इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर कितना होगा बताइए, फटाफट ऑप्शन में टिक आउट करिए, ठीक है। तो सी एकदम आंसर मित्रों सही है, जिसमें गायन, वादन और नृत्य की क्रिया नापने का काम होता है, उसे मित्रों हम लोग ताल कहते हैं। और संगीत किसको बोलते हैं, इसमें गायन, वादन और नृत्य का मित्रों प्रयोग होता है, ठीक है, उसे हम संगीत कहते हैं। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। और मित्रों अभी तक आप पैकेज यदि नहीं खरीदे हैं तो मित्रों इस नंबर के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट करके मित्रों पैकेज को जितना जल्द हो सके मित्रों परचेज कर लें, ताकि मित्रों बहुत ही बेहतरीन तरीका से मित्रों आपको पैकेज तैयार किया गया है और बहुत ही बेहतरीन तरीका से मित्रों आपको तैयारी भी करवाया जाएगा। यहाँ पे 8-1 है, ठीक है, 8-1। तो इस प्रकार मित्रों ध्यान दीजिएगा, प्राचीन काल के विद्वानों के अनुसार सा कौन सी श्रुति पर होती है। फिर से बताइए कि प्राचीन काल के विद्वानों के अनुसार सा कौन सी श्रुति पर होती है। ए में 5वीं है, बी में पहली है, सी में चौथी है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फिर से बताइए कि प्राचीन काल के विद्वानों के अनुसार सा कौन सी श्रुति पर होती है। तो मित्रों 17 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा चौथी श्रुति पर, ऑप्शन नंबर सी मित्रों हमारा क्या है, सही है, ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, पंडित सारंग देव ने कितने ग्राम राग माने हैं। पंडित सारंग देव ने कितने ग्राम राग माने हैं। ए में आपका 30 है, बी में 20 है, सी में 18 है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए
कि पंडित सारंग देव ने कितने ग्राम राग माने हैं। तो मित्रों बताते चलें कि पंडित सारंग देव के अनुसार मित्रों ग्राम रागों की कुल संख्या जो मित्रों मानी गई है 30। और चढ़ी तो खीस, क्या आप लोग कमेंट्स में सही से आंसर नहीं दे रहे हैं, एक गलत बात है। अब बार बता रहे कि गलती से नहीं डालना, सुनिए खाली नहीं, ठीक है, कमेंट्स में आंसर देते रहिए। अगले प्रश्न में तो ध्यान दीजिएगा, उत्तर भारतीय संगीत के कोमल रे के अनुसार दक्षिण संगीत में कौन सा स्वर है। फट से बताइए कि उत्तर भारतीय संगीत के कोमल रे के अनुसार दक्षिण संगीत में कौन सा स्वर है। ए में कोमल गा, बी में शुद्ध गा, सी में शुद्ध रे, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, क्योंकि मित्रों बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। तो मित्रों बताते चलें कि 19 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मित्रों हमारा आंसर क्या है, सही है। सी कहने का मतलब है कि शुद्ध रे, ठीक है, शुद्ध रे मतलब उत्तर भारतीय संगीत के कोमल रे के अनुसार दक्षिण संगीत में कौन सा स्वर है, तो शुद्ध रे है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, शामता प्रसाद का उपनाम है। शामता प्रसाद का मित्रों उपनाम क्या है। ए में आपका दिल रंग है, बी में सेवक है, सी में शोक रंग है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फिर से बताइए कि शामता प्रसाद का उपनाम क्या है। तो मित्रों बताते चले कि 20 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा शामता प्रसाद का मित्रों उपनाम। इसमें इनमें से कोई आंसर सही नहीं है। रात हो गया मित्रों इसलिए नींद आने लगता है, फिर भी आप लोग को जैसे क्लास बंद नहीं किया जाएगा, ठंडा भी है नहीं, जिस तरीका से ठंडा में हम आप लोगों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं उसी तरीका से मित्रों आप लोग भी जैसा स्ट्रगल करते रहिए, ठीक है। रात्रि का समय है, ठंडा का समय, कहीं भी अपना एगो रूम में बैठ जाइए और रूम में बंद कर लीजिए, ओढ़ लीजिए चादर फादर, मैंने मुंह नहीं ढकना है, बैठ जाना और आराम से पढ़िए, हम आपको पढ़ाने के लिए तैयार हैं। मित्रों पैकेज को जरूर परचेज कर ले, बार बार हम बता रहे हैं, ठीक है। आधुनिक विद्वानों के अनुसार कोमल ध किस श्रुति पर है। फट से मित्रों बताइए कि आधुनिक विद्वानों के अनुसार कोमल ध किस श्रुति पर है। ए में आपका 20 है, बी में 18 है, सी में 16 है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए आधुनिक विद्वानों के अनुसार कोमल ध किस श्रुति पर है। तो मित्रों 21 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, हाँ बोलिए, हाँ मतलब फटाफट कमेंट्स में आंसर देते रहिए, लगे कि हाँ पढ़ रहे हैं। गार्जियन को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना है कि वीडियो चालू कर दिए, गार्जियन को लग रहा है कि बेटवा बेटिया पढ़ रहा है और बेटा बेटिया ध्यान नहीं दे रहा, नोटे नहीं कर रहा, तो रिजल्ट थोड़ी ना होगा। ये स्टेट आप निकाल लिए तो मान लीजिए कि 80% आप टीचर बन चुके हैं, 20% आपका बचा हुआ है, तो 20% तो पूरा जी जान लगा दीजिए। तो आधुनिक विद्वानों के अनुसार कोमल ध किस श्रुति पर होती है, तो 18वां पर। कुल श्रुतियों की संख्या कितनी है, 22 है, तो ये कितने नंबर पर है, तो 18 नंबर पर, ठीक है मित्रों। इस प्रकार अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत का मुख्य अंग है। फट से मित्रों बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत का मुख्य अंग है। ए में आपका गायन है, बी में नृत्य है, सी में वादन है, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत का मुख्य अंग है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको देना चाहिए कि नहीं, काहे कि हम कुछ देर पहले आपको जब हम ताल के बारे में बता रहे थे कि ताल क्या है, तो संगीत नहीं, नृत्य वादन, मतलब गायन नृत्य और वादन, गायन नृत्य और वादन के मापने की क्रिया को हम ताल बोलते हैं, और इन तीनों के सामूहिक रूप को हम क्या बोलते हैं, संगीत बोलते हैं। अर्थात इस प्रश्न का आंसर मित्रों क्या हो गया, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी आंसर क्या है, सही है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है फ्लैट का चिन्ह है। फट से मित्रों बताइए कि फ्लैट का चिन्ह इनमें से कौन सा है। ए में आपका हच है, बी में ए है, सी मित्रों बी की तरह है, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि फ्लैट का चिन्ह निम्नलिखित में से कौन है। तो मित्रों बताते चले कि 23 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी साथियों क्या है, सही है नहीं। तो इस प्रकार साथियों
24 नंबर प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि विष्णु नारायण भारत खंडे जी का जन्म कब हुआ। फट से मित्रों बताइए कि पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे जी का जन्म मित्रों कब हुआ। मित्रों बताते चले कि ए में आपका 10 अगस्त 1860, बी में आपका 12 अगस्त 1960, सी में मित्रों 13 अगस्त 1660, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि ये स्टेट जो मित्रों स्टार्टिंग में लिया था इस बार, इसके पहले वाला, ठीक है, 2023 में जो मित्रों स्टेट हुआ था उसमें मित्रों एकदम इतना झकास तरीका से यह प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है। तो उसमें पूछा हुआ था लगभग हमको याद है कि क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 130 नंबर में मित्रों यह प्रश्न था कि विष्णु नारायण भारत खंडे जी का जन्म। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल 10 अगस्त 1860, 10 अगस्त 1860। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। इनमें से एक विषम मात्रा की ताल है, ठीक है, दादरा, तीन ताल, रूपक, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए इनमें से कौन जो है सो आपका एक विषम मात्रा की ताल है। मित्रों बताते चलें कि इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर आंसर देना चाहिए। 25 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा आपका रूपक, ऑप्शन नंबर सी हमारा साथियों क्या है, सही है नहीं। मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। मतंग ने विदेशी में कितने प्रबंधों का वर्णन किया है। अभी प्रश्न का आंसर नहीं दीजिएगा तो चुल्लू भर पानी एक चम्मच लीजिए, उसको पीते रहिए, नहीं समझिए कि शहद है, काहे कि अभी पढ़िए, मेरे बात को समझिए, बहुत जरूरी है पढ़ना। तो मतंग ने विदेशी में कितने प्रबंधों का वर्णन किया है, 49, 75, 15। डी में मित्रों आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों बताते चले कि 26 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, 49। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा क्या है, सही है नहीं। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। प्राचीन प्रबंध के कितने अंग हैं, फट से मित्रों बताइए कि प्राचीन प्रबंध के कितने अंग हैं। ए में आपका 5 है, बी में 4 है, सी में 6 है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि प्राचीन प्रबंध के कितने अंग हैं। तो मित्रों प्राचीन प्रबंध के कुल अंगों की संख्या मित्रों 6 है, मतलब ऑप्शन नंबर सी साथियों क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। पंडित भारत खंडे जी ने LLB किस सन में की है। फट से मित्रों बताइए कि पंडित भारत खंडे साहब ने LLB मित्रों किस सन में किए हैं। 1880, 1883, सी में आपका है 1891 और डी में मित्रों उपयुक्त में से एक, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि पंडित भारत खंडे साहब ने LLB किस सन में की है। तो मित्रों इनमें से कोई आंसर सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनको इनका LLB आधा अधूरा रह गया था। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। संधि प्रकाश राग किस समय गाए बजाए जाते हैं। बहुत ही मित्रों बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि संधि प्रकाश राग मित्रों गाने का समय क्या है। मित्रों बताते चले कि ये मैं आपको प्रातः काल 4 बजे से 7 बजे तक, बी में मित्रों सायंकाल 4 बजे से 7 बजे तक और डी में मित्रों प्रातः काल तथा सायंकाल 4 बजे से 7 बजे तक नहीं। और डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। मित्रों फट से बताइए कि संधि प्रकाश राग किस समय गाए बजाए जाते हैं। तो मित्रों बताते चले कि संधि प्रकाश राग मित्रों प्रातः काल तथा सायंकाल 4 बजे से 7 बजे मित्रों प्रतिदिन जैसे मित्रों गाए बजाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी मित्रों क्या है, सही है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। संगीत परिजात में कितने राग बताए गए हैं। ए में आपका 100 है, बी में 122 है, सी में आपको 132 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि संगीत परिजात में कितने राग बताए गए हैं। तो मित्रों 30 नंबर प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि संगीत परिजात में कितने राग बताए गए हैं। तो मित्रों कुल 122 राग बताए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी मित्रों क्या है, सही है नहीं, कि संगीत परिजात में कितने राग बताए गए हैं तो 122।
साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, जिस थाट के अंतर्गत राग की उत्पत्ति मानी जाती है उसे क्या कहते हैं? जिस थाट के अंतर्गत राग की उत्पत्ति मानी जाती है उसे क्या कहते हैं? ए में आपका शुद्ध ग है, बी में जन्य राग है, सी मित्रों आश्रय राग है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फिर से बताइए कि जिस थाट के अंतर्गत राग की उत्पत्ति मानी जाती है उसे मित्रों क्या कहते हैं? तो मित्रों बताते चले कि 31 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मतलब आश्रय राग है। क्या है? आश्रय राग है, नहीं। ठीक है साथियों, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। अगला प्रश्न आपका है, पूर्वांग के स्वर होते हैं। फट से बताइए कि पूर्वांग के स्वर होते हैं षड्ज से पंचम तक, ठीक है। बी में आपका पंचम से तार षड्ज तक, सी में है ऋषभ से धैवत तक, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका मित्र उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि पूर्वांग के स्वर होते हैं। तो मित्रों 32 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, षड्ज से पंचम स्वर तक। षड्ज से पंचम स्वर तक है मित्रों, यहाँ पर स्वर तक, ठीक है। मतलब एप्पल आंसर साथियों हमारा क्या है? सही है, नहीं। इस प्रकार साथियों 33 नंबर प्रश्न पर केयर कीजिएगा, राग संकरा के आरोह में कौन सा स्वर का वक्र प्रयोग होता है? फट से साथियों बताइए कि राग संकरा के आरोह में कौन से स्वर का वक्र प्रयोग होता है? ए में आपका ध है, बी में नी है, सी में प है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्र उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि राग संकरा के आरोह में कौन से स्वर का वक्र प्रयोग होता है? तो मित्रों 33 नंबर प्रश्न का आंसर आपको कमेंट में जरूर देना चाहिए, क्योंकि मित्रों इस प्रश्न का आंसर इसके पिछले वाला मतलब लगता है कि 5 नंबर क्लास से मित्रों जैसे प्रश्न को टैली कर रहा था। तो राग संकरा के आरोह में कौन से स्वर का वक्र प्रयोग होता है? तो मित्रों 33 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ध, मतलब एप्पल आंसर मित्रों हमारा क्या है? सही है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, रात्रि का प्रथम प्रहर का राग कौन सा है? ए में छैनौट है, बी में बिलावल है, सी में भैरव है, डी में मित्र उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि रात्रि का प्रथम प्रहर का राग कौन सा है? तो मित्रों 34 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा छैनौट, ऑप्शन नंबर एप्पल आंसर हमारा मित्रों क्या है? सही है। साथियों 35 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, और मित्रों बार बार हम बतला रहे हैं कि जिस प्रश्न का आंसर आपको याद है उस प्रश्न का आंसर मित्रों कमेंट्स में आप जरूर दिया कीजिए, ताकि यदि प्रत्येक प्रश्नों का आंसर मित्रों आप कमेंट्स में देते हैं तो 100% मित्रों आपका रिजल्ट निश्चित रूप से होगा। यदि कमेंट्स में गलत हो जाता है, हम सही हो तो बता देते हैं, नहीं तो इससे आपका है कि 100% मित्रों पकड़ हो जाएगा प्रत्येक प्रश्नों को, ठीक है। तो राग में प्रयोग किए जाने वाले स्वरों की संख्या का जिससे बोध होता है उसे क्या कहते हैं? फट से मित्रों बताइए कि राग में प्रयोग किए जाने वाले स्वरों की संख्या का जिससे बोध होता है उसे क्या कहते हैं? ए में आपका तान है, बी में आलाप है, सी में जाति है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि राग में प्रयोग किए जाने वाले स्वरों की संख्या का जिससे बोध होता है उसे मित्रों क्या कहते हैं? तो 35 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब उसे जाति कहते हैं। क्या कहते हैं? जाति कहते हैं मित्रों। जाति मुख्य रूप से 3 है, औडव, साडव और संपूर्ण है, और यही तीनों को मित्रों जब उपजाति बनाया जाता है तो 3 3 9 हो जाता है, नहीं। तो इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा, 36 नंबर प्रश्न साथियों ध्यान दीजिएगा कि कौन सा घराना ठुमरी के लिए प्रसिद्ध है? फट से मित्रों बताइए कि कौन सा घराना ठुमरी के लिए प्रसिद्ध है? मित्रों बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है कि कौन सा घराना ठुमरी के लिए मित्रों प्रसिद्ध है। तो मित्रों ए में आपका है लखनऊ और बनारस, बी में है ग्वालियर और दिल्ली, सी में आगरा और लखनऊ, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। अब बताइए प्रश्न का आंसर आपको देना चाहिए कि नहीं, क्योंकि यह प्रश्न मित्रों बार बार हम बता रहे हैं कि सभी के सभी प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर का प्रश्न हम आपके पास लाए हैं। इस प्रकार आपको कमेंट्स में आंसर जरूर देना चाहिए। तो मित्रों कौन सा घराना ठुमरी के लिए प्रसिद्ध है? तो लखनऊ घराना और बनारस घराना, लखनऊ घराना और
बनाना खराना मित्रों ऑप्शन नंबर एप्पल आंसर हमारा क्या है, सही है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार साथियों पंडित बाल कृष्ण बुआ इचलंकर जी के मुख्य शिष्य कौन थे? ये में आपको विष्णु दिगंबर, बी में तानसेन, सी में रविशंकर साहब, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। फट से मित्रों कमेंट्स में आंसर देने के लिए टूट पड़िए, नहीं तब रिजल्ट होगा। पंडित बालकृष्ण बुआ इचलंकर जी के मुख्य शिष्य कौन थे? तो मित्रों बताते चले कि 37 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब। एप्पल आंसर मित्रों हमारा क्या है, सही है। अगला प्रश्न साथियों शुद्ध स्वर से ऊपर नीचे आने वाले स्वर को क्या कहते हैं? फट से मित्रों बताइए, शुद्ध स्वर से ऊपर नीचे आने वाले स्वर को क्या कहते हैं? ए में आपका तीव्र स्वर है, बी में कोमल स्वर है, सी में मंद्र स्वर है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि शुद्ध स्वर से ऊपर नीचे आने वाले स्वर को क्या कहते हैं? तो मित्रों 38 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। इस प्रकार साथियों 39 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। जौनपुरी किस ठाट का राग है? ए में आपका सावरी है, बी में बिलावल है, सी में तोड़ी है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि जौनपुरी किस ठाट का राग है? तो मित्रों 39 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा असावरी। ऑप्शन नंबर एप्पल मित्रों हमारा क्या है, सही है। अगला प्रश्न मित्रों ध्यान दीजिएगा। किस गीत को अंत में द्रुत कहरवा ताल में गाते हैं? किस गीत को अंत में द्रुत कहरवा ताल मित्रों गाते हैं? तो मित्रों ए में आपका ख्याल है, बी में धमार है, सी में आपका ठुमरी है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि किस गीत को अंत में द्रुत कहरवा ताल मित्रों गाते हैं? तो मित्रों बताते चले कि 40 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ठुमरी। ठुमरी नहीं, गिरिजा देवी का संबंध किससे है? तो ठुमरी से है, नहीं मतलब ऑप्शन नंबर सी साथियों क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों आज के अंतिम प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। ठुमरी का जन्म किनके द्वारा हुआ है? फट से मित्रों बताइए कि ठुमरी का जन्म मित्रों किनके द्वारा हुआ है? लखनऊ के नवाबों द्वारा, ग्वालियर के नवाबों द्वारा, दिल्ली के नवाबों द्वारा, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि ठुमरी का जन्म किनके द्वारा हुआ है? तो मित्रों बताते चलें कि ठुमरी का जो मित्रों जन्म हुआ है लखनऊ के नवाबों द्वारा हुआ है। ऑप्शन नंबर एप्पल आंसर हमारा सही है। ठीक है। इस प्रकार मित्रों आपको बार बार हम डेली सूचना देते हैं कि इस नंबर के माध्यम से, या फिर एक नंबर और दे रहे हैं 741 741 और 95 240। इस नंबर के माध्यम से भी मित्रों आप हमसे कांटेक्ट करके मित्रों बीपीएससी टीआरई 4.0 या फिर ए स्टेट का मित्रों क्वालिफाई करना चाहते हैं तो मित्रों आप संपूर्ण पैकेज मित्रों ऑल सब्जेक्ट का, जैसे म्यूजिक हो गया, जीके जीएस हो गया, जनरल साइंस हो गया, करेंट अफेयर्स हो गया, हिंदी इंग्लिश हो गया, सभी संपूर्ण कोर्स मित्रों आपको यहाँ से प्रोवाइड करवाया जाएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टीम द्वारा या हम जो मेरे द्वारा तैयार किए गए पीडीएफ पैकेज ऑनलाइन कोर्स को मित्रों आप जरूर परचेज कर लीजिए। ठीक है मित्रों, इस चैनल पर यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मित्रों अपने स्टडी ग्रुप में इसे जरूर शेयर कर दें, अपने स्टेटस में मित्रों इसे जरूर लगा दें ताकि सभी लोग पढ़ सके और सभी लोग आगे की ओर बढ़ सके। मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।